हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। सो हमने सोचा कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। सो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सबसे पहला हम लोग साइंस का प्रैक्टिस करते हैं। ओके, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, the color of the solution observed after 30 minutes of placing zinc metal to copper sulfate solution is। अगर हम 30 मिनट के लिए जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलेगा। बेसिकली ये जो सब ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आते हमारे डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से ही हैं। तो इसको इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सारे के सारे अपने बुक में के केमिकल रिएक्शंस और जो भी चैप्टर है उसको डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग इसको या फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा कलरलेस। कलरलेस होगा इसका आंसर, क्योंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो उसे डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से। सो हमें एक कलरलेस सोल्यूशन मिलता है जो कि जिंक सल्फेट का मिलता है। ओके, इसको आप केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको याद है तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बट हाँ, इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन सारे पढ़ने पड़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। कौन सा नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, मतलब वो सॉल्ट जो कि नॉन करोसिव भी हो और बेसिक इन नेचर हो। तो इसका आंसर है NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें से यही है जो कि माइल्ड नॉन करोसिव है। मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, on adding dilute sulfuric acid to a test tube containing a metal X। अब यहाँ पे हमको X का ही पता लगाना होगा। अ कलरलेस गैस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हिंट दिया है, अ कलरलेस गैस is produced when a burning matchstick is brought near it। Which of the following correctly represents metal X? मतलब कि इनमें से कौन सा metal X है। आपके पास ऑप्शन है सोडियम, सल्फर, कॉपर या सिल्वर। तो इसका आंसर है सोडियम। सोडियम को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस करता है। अब वो कलरलेस गैस कौन सा हो सकता है, ज़रा सोचिए। सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, और किस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप इसका केमिकल रिएक्शन लिख के और कौन सी गैस रिलीज हो रही है या इवॉल्व हो रही है आप ये भी पता लगा सकते हैं। तरीका ये होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का कि अगर एक क्वेश्चन में एक चीज़ दी है तो उससे रिलेटेड कोई और भी चीज़ है तो आप उसे भी पढ़ें और उसे भी प्रैक्टिस करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट M। यहाँ पे भी एलिमेंट ही हमको पता लगाना होगा। एन एलिमेंट M हैज़ 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकेंड शेल। द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट M है, उसके 50% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्ड शेल में भरे हुए हैं। किसके मुकाबले 50%? जितने कि सेकेंड शेल में भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सेकेंड शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो थर्ड शेल में इसके 50% कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो ये बोल रहा है कि सेकेंड शेल में जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका 50% जो है, मतलब हाफ उसका 50% उसका थर्ड शेल में भरा हुआ है। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 14। अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तभी आपको ये सारे आंसर्स आएंगे। सो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है कि इस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इवॉल्व करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब। सो आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, next question is, generally food is broken and absorbed within the body of organisms। food break होता है हमारे digestion system में और absorb भी होता है body में। in which of the following organisms is it done outside of the body। ऐसा कौन सा organism है जिसके अंदर ये जो phenomena होता है वो body के बाहर होता है, मतलब food absorption वाला। तो इसका आंसर है मशरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, receptors are usually located in the sense organs। gustatory receptors are present in। gustatory receptors कहाँ present होते हैं? टंग में present होते हैं। ओके, अब आप इससे क्या कर सकते हैं कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि नोज में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, आई में कौन से होते हैं, ईयर में कौन से होते हैं। आप ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एक पॉइंट से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो। ओके,
So moving forward, a farmer wants to grow banana plants genetically similar enough to the plants already available in the field, in his field. Which one of the following methods would you suggest for this purpose? अब आपको यहाँ पे एक हिंट दे के रखा है, plants genetically similar enough to the plants already available in his field. तो हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर इनफ, तो वो हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही मिल पाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, जो प्लांट का हाइट होता है वो किससे रेगुलेट होता है? सो ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम कोडेड बाय अ जीन, मतलब थर्ड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज suffered muscle cramps during a heavy exercise session. This happened due to. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक स्पोर्ट्समैन है, वो काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद, जो उसकी रूटीन एक्सरसाइज थी उससे काफ़ी उसका लंबा ब्रेक हो गया, और उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसको मसल क्रैम्प्स होते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज सेशंस. और पूछा जा रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है, तो इसका आंसर है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स. ये ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, अब ये क्यों है क्यों नहीं है, इसका रीज़न आप अपने से अच्छे से पढ़िएगा तो आपकी नॉलेज बेटर होगी, और ऐसे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ और भी आ जाएं इस टॉपिक से, तो वो भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, आपको ये फ़ायदा मिल सकता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड. अब आपको इसके लिए रे डायग्राम जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक कन्वेक्स मिरर प्लेस किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस किया जाता है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, इमेज की प्रॉपर्टी पूछ रहा है बेसिकली. सो इसका आंसर है डी, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वैरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एक भी क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्सेप्ट 10 ये थोड़ा सा डायरेक्टली पूछ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट सारी चीज़ें बता दी गई. कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट उसके सामने प्लेस है, तो इमेज की बस प्रॉपर्टीज ही पूछ रहा है इसमें. अब 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो और दिस सेशन. When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible directions. This is due to. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो बहुत ही छोटे छोटे जो एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उनसे टकराएगी ही, और अगर वो टकराती है तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है. अब ये फिनोमेना जो है वो किस वजह से हो रहा है, तो ये सिंपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर आवर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. हम ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप बने रहिए, आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और कोई और हेल्प अगर आपको चाहिए अपने बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड, सो आप कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फिर मिलते हैं, बाय बाय.